हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग भारत में यूरोपियों के आगमन, एडवेंट ऑफ यूरोपियंस इन इंडिया के बारे में देखेंगे। जितने भी फैक्ट्स मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री के पोर्तुगीज, डच, ब्रिटिश, डैनिश और फ्रेंच के इंडिया में आगमन से रिलेटेड हैं, वो हम लोग इसी वीडियो में कवर करेंगे। ये वीडियो आपके किसी भी एग्जाम के लिहाज से बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं। 7वीं सदी में रोमन साम्राज्य के पतन के बाद अरबों ने मिस्र और फारस, इजिप्ट और पर्सिया में अपना वर्चस्व स्थापित कर लिया था। यूरोपीय लोगों और भारत के बीच सीधा संपर्क कम हो गया था और इसी के साथ भारत से जो मसाले, रेशम और विभिन्न कीमती पत्थर जैसे और भारतीय वस्तुएं जो जाती थीं यूरोप में, जिनकी यूरोप में बहुत ज्यादा डिमांड थी, वो प्रभावित हुई। और 1453 में कॉन्स्टेंटिनोपल जो है वो ओटोमन तुर्क का हो गया। तो भारत से माल जो जाता था वो अरब मुस्लिम बिचौलियों के माध्यम से यूरोपीय बाजारों में जाने लग गया। रेड सी मतलब जो लाल सागर है, उसका जो ट्रेड रूट है, व्यापार मार्ग, उस पर एकाधिकार हो गया था इस्लामी शासकों का और इससे इस्लामी शासकों ने जबरदस्त रेवेन्यू भी कमाया। भारत के लैंड रूट मतलब जो थल मार्ग है वो भी अरब के नियंत्रण में थे। तो ऐसे में लैंड रूट और सी रूट दोनों ही इस्लामी शासक और अरबों के नियंत्रण में थे। तो ऐसे में यूरोपीय भारत के लिए एक सीधा समुद्री मार्ग, सी रूट खोजने के इच्छुक थे। इसी में 15th सेंचुरी के यूरोप में जब स्पिरिट ऑफ रिनाइसेंस मतलब नव जागरण की भावना आ चुकी थी, तो यूरोप में जहाज के निर्माण का काम और नेविगेशन का काम बहुत होने लग गया। तो शिप बिल्डिंग और नेविगेशन का काम काफी ज्यादा होने लग गया। उसमें उन्होंने काफी प्रोग्रेस की और जो ईस्ट के अननोन प्लेसेस हैं, मतलब जैसे इंडिया और इंडोनेशिया, इसकी तरफ पहुंचने के लिए उन्होंने साहसिक सी वॉयजेज, जो समुद्री यात्राएं हैं, वो भी उन्होंने शुरू करने की सोची। यूरोप के कई क्षेत्रों का आर्थिक विकास भी तेजी से प्रगति कर रहा था। तो खेती के तहत भूमि के विस्तार के साथ साथ जैसे क्रॉप रोटेशन है, जो साइंटिफिक मेथड से फसल प्रबंधन, जिसको आप क्रॉप मैनेजमेंट कहते हैं, ठीक है, मांस की आपूर्ति के लिए जो खाना पकाने के लिए जो मसालों की आवश्यकता थी, तो स्पाइसेस भी जो है उनका भी ध्यान उनको था कि अभी यूरोप में कैसे ये मसाले आएंगे। और विलासिता की जो वस्तुएं हैं उनकी भी डिमांड काफी बढ़ गई थी। तो ऐसे में वेनिस और जेनोवा, जो पहले ही ओरिएंटल गुड्स के व्यापार से समृद्ध हुए थे, शक्तिशाली तुर्क के सामने व्यापार के मुकाबले बहुत छोटे थे। तो नॉर्दर्न यूरोप ने कहा कि पुर्तगाल और स्पेन को हम लोग धन और पुरुष मतलब मनी और मैन दोनों से ही हेल्प करेंगे। और जेनोवा ने तो यहां तक कह दिया कि हम जहाज और टेक्नोलॉजी का जो नॉलेज है, ठीक है, वो हम देंगे। और पुर्तगाल ने ऐसे में कदम आगे बढ़ाया और कहा कि हम ईसाई जगत का नेतृत्व करेंगे और कैसे भी हम लोग भारत तक और ईस्टर्न यानी पूर्व की तरफ जो भी सी रूट है उसको हम लोग ढूंढेंगे, ताकि व्यापार मार्ग पर हमारा भी एकाधिकार स्थापित हो सके। अब ऐसे में क्या है, यूरोप में जो 15वीं शताब्दी से लेकर 19वीं शताब्दी के मध्य जो इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन हुए ना, उसी की वजह से ऐसी जरूरत आ पड़ी। क्यों? क्योंकि जो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी थी उसमें वहां ट्रेड और मार्केट में बहुत तेजी से वृद्धि हुई थी प्रौद्योगिकी की वजह से, टेक्नोलॉजी की वजह से। और जो रॉ मटेरियल और मर्चेंडाइज है, जो कच्चे माल और वस्तुओं की बिक्री के लिए निरंतर विस्तार की आवश्यकता हुई। तो उन्होंने कहा कि हम अटलांटिक तट पर बसे जो देश हैं, ठीक है, जैसे कि अफ्रीका होकर पूर्व की ओर जाने वाले जो वैकल्पिक मार्ग हैं, अल्टरनेट सी रूट हैं, उनको देखें। क्यों? क्योंकि जो रेड सी वाला जो ट्रेड रूट है उस पे और जो लैंड रूट है उन दोनों पे इस्लामी शासक और अरबों का अधिकार हो गया था। तो ऐसे में उन्होंने वैकल्पिक मार्ग की तरफ शुरू कर दिया। तो अब देखते हैं, हम सबसे पहले भारत में पुर्तगाली आए थे, पोर्तुगीज, उसके बारे में देखते हैं। देखिए, पुर्तगाल भारत में पहले क्यों आए? वो यूरोपियंस जिन्होंने भारत में आकर ब्रिटिश शासन के लिए मार्ग प्रशस्त किया, फ्रेंच शासन के लिए मार्ग प्रशस्त किया, उनके बारे में हम लोग देखेंगे आज। जो पुर्तगाली हैं उन्होंने भारत के लिए समुद्री मार्ग की खोज कैसे की और उनका भारत में आगमन कैसे हुआ, ये देखते हैं। देखिए, जो आइडिया ऑफ फाइंडिंग ओशन रूट टू इंडिया है ना, भारत के लिए एक समुद्री मार्ग खोजने का विचार, ये प्रिंस हेनरी जो थे पुर्तगाल के, जिन्हें निकनेम उनका नेविगेटर था, उनके नाम से भी जाना जाता था, उनके अंदर ना जुनून था कि भारत के लिए और ईस्टर्न साइड के लिए हम लोग क्या देखेंगे, एक समुद्री मार्ग। वो मुस्लिम डोमिनेशन जो था ना ईस्टर्न मेडिटेरेनियन सी और बाकी जो रूट्स थे यूरोप से इंडिया को जो कनेक्ट करते थे, उन पर जो एकाधिकार था मुस्लिम वर्चस्व का, उसको दरकिनार करने का तरीका ढूंढने के इच्छुक थे वो। तो पोप निकोलस V ने 1454 ईस्वी में 1454 में प्रिंस हेनरी को एक बुल दिया, बैल, और इससे उन्हें इस्लामिक प्रभाव से लड़ने और ईसाई धर्म का प्रसार करने के प्रयास में पूर्व के दूर के समुद्र तटों तक, मतलब जो भी आपके डिस्टेंट ओरिएंटल
कंट्रीज हैं वहां तक, विशेष रूप से पर्टिकुलरली आपका इंडिया तक नेविगेट करने का उनको अधिकार मिल गया। किनको? पुर्तगाल को, क्योंकि पोप निकोलस V ने उनको प्रेजेंट किया था बुल। तो फिर यहां से 1497 में फिर ट्रीटी ऑफ टोर्डेसिलस हुई, जिसके तहत पुर्तगाल और स्पेन इन दोनों ने कहा कि ठीक है, जो भी नॉन क्रिश्चियन वर्ल्ड है उनको हम लोग आपस में बांट लेते हैं। तो बीच में एक इमेजिनरी लाइन हुई, काल्पनिक रेखा हुई अटलांटिक ओशन में, यानी अटलांटिक महासागर में एक काल्पनिक रेखा उन्होंने खींच ली, और अटलांटिक महासागर के जो लेफ्ट साइड यानी वेस्टर्न साइड का जो एरिया है वो स्पेन को दे दिया गया, और जो राइट साइड जो है अटलांटिक महासागर के, मतलब अटलांटिक महासागर के पूर्व में जो एरिया है वो पुर्तगाल ने ले लिया। तो इस तरीके से जो भी कब्जा था, अब पुर्तगाल रेखा के पूर्व में, पुर्तगाल जो है वो इमेजिनरी लाइन के पूर्व में यानी ईस्ट में जो भी था उसका दावा और कब्जा कर सकता था, और जो स्पेन है वो पश्चिम में जो पड़ रहा था, इस लाइन के पश्चिम में जो पड़ रहा था एरिया, वहां पर अपना दावा कर सकता था। तो इस तरह भारत के आसपास के जल क्षेत्र में पुर्तगालियों के आक्रमण के लिए स्थिति तैयार हो गई। 1487 में पुर्तगाली नाविक जो थे, ठीक है, नाम था उनका बार्थोलोम्यू डायस, उन्होंने अफ्रीका में केप ऑफ गुड होप का चक्कर लगाया था और पूर्वी तट पर रवाना भी हुए थे। लेकिन 10 साल के बाद 1497 में पुर्तगाली जहाजों का एक अभियान निकला भारत के लिए, और मई 1498 ईस्वी में 11 महीने से थोड़ा कम समय में ही भारत पहुंच गया। उस वक्त पुर्तगाली जो है भारत आने वाले पहले यूरोपीय थे, और याद रहे कि पुर्तगाली ही भारत को छोड़ने वाले अंतिम यूरोपीय भी थे। और 1961 में जाकर 1961 में वो भारत सरकार ने गोवा, दमन और दीव को पुर्तगालियों से वापस लिया था। तो चलिए अब हम लोग वास्को डिगामा के बारे में देखेंगे। केप ऑफ गुड होप जो है, जो अफ्रीका का जो पॉइंट है आपका सॉदर्न वाला, जिसको आप केप ऑफ गुड होप कहते हैं, वहां से होकर वास्को डिगामा ने 17 मई 1498 17 मई 1498 को अब्दुल माजिद नाम के एक गुजराती पायलट के नेतृत्व में कालीकट तक पहुंच गए थे। अब जो कालीकट है वहां पर उस वक्त हिंदू शासक थे जमोरिन, समुथरी भी कहते हैं, उन्होंने उसका भरपूर स्वागत भी किया। किसका? वास्को डिगामा का। पश्चिम में अमेरिका के विपरीत पूरब में जो यूरोपीय शक्तियां हैं ना, उन्होंने सीधे औपनिवेशीकरण से शुरुआत नहीं की। उन्होंने पहले ट्रेड किया, व्यवसाय किया। उनका इंटेंशन शुरू में था व्यवसाय कर, लेकिन पुर्तगालियों का एक और इंटेंशन था, छुपा हुआ इंटेंशन ये था कि जब हम लोग ट्रेड करेंगे तो उसके साथ साथ हम लोग ईसाई मत का प्रचार भी करेंगे, क्रिश्चियनिटी को प्रमोट भी करेंगे। और उनके मन में यह था कि कैसे भी अरब को बाहर खदेड़ना है, ताकि जो मुनाफे वाला जो पूर्वी व्यापार है ना, उस पर हमारा एकाधिकार हो जाए। ठीक है, सॉरी। उस समय तक हिंद महासागर के व्यापार पर अरब व्यापारियों का अधिकार था। तो अगले 15 साल में पुर्तगालियों ने जितने भी अरब शिप्स थे उनको पूरी तरह नष्ट कर दिया, और उन्होंने उनके जहाज को लूट लिया, उन पर आक्रमण किए और जहाजियों को भी लूटा, और बाकी जो भी दमनात्मक कार्रवाई हो सकती थी वो भी उन्होंने की। वास्को डिगामा 3 महीने तक भारत में रहा, और जब वो पुर्तगाल वापस जाने लग गया ना, तो एक समृद्ध माल लेकर जा रहा था अपने जहाज में, और जब वो यूरोपीय बाजार में इसको लेकर पहुंचा तो उसने बहुत प्रॉफिट कमाया, बहुत ही बड़े लाभ पर माल बेचा। तो इससे पहले जो काली मिर्च का जो व्यापार था ना, जो भारत से होता था, वो मुस्लिम बिचौलियों के माध्यम से होता था यूरोपीय बाजार में। तो इस बार उन्होंने देखा कि 10 गुना अधिक खर्च करना पड़ता था उनको मुस्लिम बिचौलियों से। तो वो लोग जब खुद ले गए तो उन्होंने कहा, अरे 10 गुने कम कीमत पर हमें लाभ में काली मिर्च मिल जा रही है। तो वहां स्पाइसेस का, मैंने बताया था आपको पहले, स्पाइसेस यानी मसालों का उपयोग बढ़ गया था यूरोपीय बाजार में, और इसलिए यूरोपीय देश जो है, वहां के जो बाकी भी लाभार्थी व्यापारी थे, वो भारत आने और सीधे व्यापार करने के लिए ललचाने लग गए। इसी बीच सितंबर 1500 में, यानी सितंबर 1500 में, पेड्रो अल्वारेज कैब्रल, उन्होंने मसालों के व्यापार के लिए बातचीत करके भारत में आकर कालीकट में एक कारखाना स्थापित कर लिया। तो अगर आपसे पूछा जाए कि भारत में पोर्तुगीज ने, यानी पुर्तगालियों ने अपना पहला कारखाना कहां स्थापित किया, तो कालीकट में किया। कालीकट में पुर्तगाली कारखाने पर जो लोकल लोग थे ना, उन्होंने एक बार बहुत ही गुस्से में आकर हमला कर दिया, अटैक कर दिया पुर्तगाली कारखाने पर, और इसमें पुर्तगाली मारे गए। कैब्रल ने बंदरगाह में कई अरब व्यापारी जहाजों को इसके जवाब में जब्त कर लिया, और उनके सैकड़ों चालक दल को, पायलट्स को मार डाला। ठीक है, और माल को भी जब्त कर लिया, जहाजों को जला दिया। कैब्रल ने कालीकट पर बमबारी भी की, और बाद में कैब्रल जो है वो कोचीन और कैनानौर के जो
लोकल रूलर थे, ठीक, उनके साथ उन्होंने फेवरेबल ट्रीटी साइन कर ली, लाभप्रद संधियां साइन कर ली। अब वास्को डी गामा एक बार फिर 1501 ईस्वी में भारत में आया, लेकिन जमोरिन ने देखा कि अरे पुर्तगालियों के पक्ष में जो अरब व्यापारी हैं उनको बाहर ले जाएंगे, नहीं, हम अरब व्यापारियों को बाहर नहीं करेंगे। तो इस तरह से जमोरिन के साथ पुर्तगाली वास्को डी गामा का संबंध टूट गया और वास्को डी गामा ने कैनानोर में एक ट्रेड कारखाना, जो व्यापारिक कारखाना है, वो स्थापित किया। धीरे धीरे कालीकट, कन्नानौर और कोचीन पुर्तगालियों के महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र, इंपॉर्टेंट ट्रेडिंग सेंटर बन गए थे। धीरे धीरे कारखानों और उनकी व्यापारिक गतिविधियों की रक्षा के बहाने पुर्तगालियों को इन केंद्रों की किलेबंदी यानी फोर्टिफिकेशन करने की अनुमति मिलती। अब देखिए, जो ट्रेड सेंटर था उसको उन्होंने चारों तरफ ट्रेड सेंटर के व्यापारिक केंद्र के फोर्ट बनाने की सोची। पुर्तगालियों के आगमन के समय भारत की जो स्थिति थी ना, वो आपको ऐसे बता दूं कि गुजरात के अलावा, गुजरात में तो उस वक्त शक्तिशाली महमूद बेगड़ा का शासन था, उसके अलावा उत्तर भारत में कई छोटी छोटी शक्तियों में भारत का शासन चल रहा था। दक्कन में बहमनी साम्राज्य जो है वो छोटे छोटे राज्यों में बिखर गया था। मतलब कोई भी ऐसी शक्ति नहीं थी उस वक्त भारत में जिसके पास बहुत ही स्ट्रांग नेवी हो, मतलब नौसैनिक जो है वो बहुत ही शक्तिशाली हो। तो और चीनी जहाज की बात अगर करें तो उनके भी जो नौवहनीय पहुंच थे, उनकी जो नेवी थी वो चीन तक ही सीमित थी, तो नीचे आई नहीं। तो अरब व्यापारी और जहाजों के मालिक पुर्तगालियों के आने के पहले तक हिंद महासागर व्यापार पर वर्चस्व कायम किए हुए थे। पर जब पुर्तगाली आ गए तो पुर्तगाली संगठन और एकता जो थी, जो यूनिटी थी उनकी, उसकी बराबरी ये लोग यानी कि अरब व्यापारी और जहाजों के मालिक नहीं कर पाए। अब देखिए, फ्रांसिस्को दी अल्मीडा के बारे में हम लोग देखते हैं। 1505 ईस्वी में पुर्तगाल के राजा ने 3 साल के लिए भारत में एक गवर्नर अपॉइंट किया और वो पुर्तगाली हितों की रक्षा के लिए पर्याप्त बल भी उनको दिया गया, साथ में फोर्स भी दिया गया। और वो जो न्यूली अपॉइंटेड गवर्नर थे फ्रांसिस्को डी अल्मीडा, वो भारत में पहले गवर्नर बने और भारत में पुर्तगालियों की स्थिति को मजबूत करने के लिए और अदन, ओरमुज और मलक्का, आपको पता है ना अदन, ओरमुज, मलक्का कहाँ है, मैप के माध्यम से आप इसको देख लीजिए, वहां पर कब्जा करके मुस्लिम व्यापार को नष्ट करने के लिए उनको कहा गया था कि अदन, ओरमुज और मलक्का पर आप कब्जा कर लो ताकि मुस्लिम व्यापार नष्ट हो जाए, हमारा व्यापार जो है वो बढ़ जाए। उनको और भी इंस्ट्रक्शन दी गई थी, एडवाइस दी गई थी कि आप अंजदीवा, कोचीन, कन्नानौर और किलवा में फोर्ट भी बना लो, किले भी बना लो। हालांकि अल्मीडा को जमोरिन के विरोध का सामना करना पड़ा क्योंकि जो इजिप्ट का जो मामलुक सुल्तान थे उससे भी तो खतरा था। तो फिर वेनिस के व्यापारियों ने क्या किया, देखा कि अच्छा ये जो आकर्षक वाणिज्य है, ये जो अट्रैक्टिव कॉमर्स है, इसमें तो पुर्तगाली हस्तक्षेप बहुत बढ़ गया है। तो वेनिस ने कहा कि ठीक है, वेनिस के व्यापारियों ने कि हम लोग क्या करेंगे, सपोर्ट करेंगे अपने अपोजिशन वालों को, मतलब जमोरिन को सपोर्ट करेंगे, मिस्र के लोगों को सपोर्ट करेंगे ताकि पुर्तगालियों की उन्नति को रोका जाए। तो लाल सागर में उन्होंने क्या किया, एक बड़ी फ्लीट तैयार की, रेड सी में एक बड़ा बेड़ा जो है खड़ा किया और 1507 ईस्वी में मिस्र और गुजरात के कंबाइंड नेवी द्वारा दीव से एक नौसैनिक युद्ध में पुर्तगाली स्क्वाड्रन को पराजित कर दिया गया था। अब देखिए, पुर्तगाली स्क्वाड्रन को जब पराजित किया गया तो जो फ्रांसिस्को डी अल्मीडा, जो भारत में गवर्नर था उस वक्त पुर्तगाल का, उसके बेटे को इसी लड़ाई में मार दिया गया। 1508 ईस्वी में अल्मीडा ने इसका बदला लिया। कैसे? उन्होंने दोनों नेवी को, मतलब मिस्र और गुजरात दोनों के ही नेवी को पूरी तरह कुचल दिया और अपनी हार का बदला लिया। तो अल्मीडा की जो दृष्टि थी वो थी कि हम पुर्तगाल को कैसे भी हिंद महासागर का स्वामी बनाएंगे, यानी जो पूरे के पूरे इंडियन ओशन पे पुर्तगालियों का ही वर्चस्व हो जाए। इसी को ब्लू वाटर पॉलिसी, कार्टेज सिस्टम के नाम से जाना जाता है। एग्जाम में कई बार आता भी है ये, ब्लू वाटर पॉलिसी किसने शुरू की थी? तो फ्रांसिस्को डी अल्मीडा ने शुरू की थी। देखिए, अल्मीडा के बाद भारत में पुर्तगाली गवर्नर के रूप में अल्फांसो डी अल्बुकर्क आया और वो पूर्व में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। जो रियल फाउंडर ऑफ द पोर्तुगीज पावर इन द ईस्ट के नाम से अल्फांसो दी अल्बुकर्क को ही जाना जाता है। उसने पुर्तगाल के लिए समुद्र के जितने भी एंट्री पॉइंट हो सकते थे, जो ओशन के सी के जितने भी एंट्री पॉइंट हो सकते थे, प्रवेश द्वार, ठीक है, वहां पर देखते हुए वहीं पर उन्होंने क्या किया, ठिकानों की स्थापना करके पूरे हिंद महासागर का स्ट्रैटेजिक कंट्रोल हासिल कर लिया। तो यानी जो इंडियन ओशन का स्ट्रैटेजिक कंट्रोल है वो किसने हासिल किया? अल्फांसो डी अल्बुकर्क ने। और पूर्वी अफ्रीका में, ओरमुज में, लाल सागर से दूर मालाबार में और मलक्का में पुर्तगाली गढ़ भी बना लिए।
अब देखिए बात यहां तक पहुंच गई कि पुर्तगाली जहाज को छोड़कर बाकी जो भी जहाज वहां से गुजरते थे उनको परमिट सिस्टम के तहत पर्ची कटवानी पड़ती थी, परमिट लेना पड़ता था, और इसके लिए वो लोग पैसे लेते थे। कौन? पुर्तगाली। तो उन्होंने जबरदस्त रेवेन्यू कमाई इस चीज से। और जितने भी प्रमुख जहाज निर्माण केंद्र थे वो भी स्थापित, उस पर भी नियंत्रण स्थापित कर लिया किन्होंने? पुर्तगालियों ने। जहाज निर्माण के लिए जो खाड़ी और लाल सागर क्षेत्र में लकड़ी थी नहीं, और ये लकड़ियां वहां पर पुर्तगालियों के लिए आसानी से उपलब्ध थी, इसीलिए पुर्तगालियों ने जहाज के निर्माण, मतलब याद रहे आपको, शिप बिल्डिंग में जितनी अच्छी अच्छी टेक्नोलॉजी है ना, और मिलिट्री की टेक्नोलॉजी उस वक्त पुर्तगालियों के पास काफी शुरू हुई। एक तो डिसिप्लिन्ड आर्मी थी, और दूसरी उनके यहाँ शिप बिल्डिंग की जो टेक्नोलॉजी थी वो बड़ी अच्छी थी। तो 1509 ईस्वी में पुर्तगालियों ने मिस्र के शासक मामलूक द्वारा भेजे गए जहाजी बेड़ों को हराकर द्वीप पर वापस से अधिकार जमा लिया। अल्बुकर्क ने 1510 ईस्वी में आसानी से बीजापुर के सुल्तान से गोवा पर अधिकार कर लिया। देखिए गोवा को जीतना ना उनके लिए एक बड़ा अचीवमेंट था, क्योंकि गोवा को ही उन्होंने अपना एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर, प्रशासनिक केंद्र बनाया। किन्होंने? अल्बुकर्क ने। और अल्बुकर्क के शासन की एक विशेषता थी कि जो सती प्रथा है, सती सिस्टम, उसको एबोलिश करने की कोशिश की गई, एबोलिश किया गया। ठीक है। अल्बुकर्क के दिनों से ही भारत में रुके पुर्तगाली लोगों को स्थानीय लड़कियों से विवाह करने के लिए प्रोत्साहित किया गया, ताकि वो लोग ज्यादा से ज्यादा बच जाएं, पुर्तगाली लोग भारत में। गोवा और उत्तर के जो प्रांत थे उन्होंने इन उत्तर प्रांतों में और गोवा में खुद को गांव के जमींदारों के रूप में स्थापित किया, और जमींदारों के रूप में स्थापित करके वो गांव के हेड बन जाते थे, विलेज लैंडलॉर्ड, विलेज हेड। और नई सड़कों और सिंचाई कार्यों का, यानी इरिगेशन का, रोड का उन्होंने निर्माण किया, कंस्ट्रक्शन किया। अब देखिए टोबैको और कैश्यू नट्स, जो तंबाकू और काजू जैसी नई फसलों की शुरुआत पुर्तगालियों ने की, और नारियल का जो वृक्षारोपण है उसमें अन्य किस्म जो अच्छे अच्छे हो सकते थे नारियल के बड़े पेड़, उनको भी यहां लगाया। अच्छा एक बात और, व्यापारी होने के साथ साथ वो लोग कारीगर भी बने भारत में, उस्ताद कारीगर के रूप में भी बस गए भारत। इसके बाद नीनो दा कुन्हा के बारे में देखेंगे। नवंबर 1529 में भारत में पुर्तगाली हितों के गवर्नर का पद संभाला किसने? नीनो दा कुन्हा ने। और लगभग एक साल के बाद पुर्तगाली सरकार का जो हेडक्वार्टर था वो कोचीन से गोवा ट्रांसफर कर दिया। गुजरात के बहादुर शाह ने मुगल सम्राट हुमायूं के साथ अपने संघर्ष के दौरान 1534 में क्या किया? पुर्तगालियों की हेल्प ले ली। और इस तरह से क्या हुआ, उन्होंने उसको कह दिया कि ठीक है, हम बसीन के द्वीप को पुर्तगाली को सौंप देंगे, और सौंप भी दिया। और बाद में एक प्रॉमिस भी किया कि अगर आप हमें मुगल सम्राट हुमायूं के साथ संघर्ष में हेल्प करेंगे तो हम आपको द्वीप भी दे देंगे। पर जब 1536 में हुमायूं गुजरात से वापस चला गया तो बहादुर शाह जो राजा था वहां का, गुजरात का, उसने देखा कि जो है पुर्तगालियों के साथ हमारे संबंध खराब हो रहे हैं, क्योंकि लोकल लोग जो हैं वो पुर्तगालियों से काफी चिढ़े हुए हैं। ऐसे में बहादुर शाह ने कहा ठीक है, हम पार्टीशन के लिए एक वॉल खड़ी कर देंगे, विभाजन की एक दीवार खड़ी कर देंगे। पुर्तगालियों ने गुजरात के शासक को एक पुर्तगाली शासक जहाज पर आमंत्रित किया, इन्वाइट किया कि ठीक है पार्टी है, आ जाओ पुर्तगाली जहाज पर। और गुजरात के शासक को वहां आमंत्रित करके, मतलब बहादुर शाह को आमंत्रित करके उसकी हत्या कर दी। कब? 1537 में, 1537 में। अब नीनो दा कुन्हा ने बंगाल में भी अपना मुख्यालय बना लिया था। स्पेनिश सम्राट चार्ल्स पंचम द्वारा हिंद महासागर में अपने हितों को छोड़ने और सुदूर पूर्व में फिलीपींस तक अपने को सीमित रखने की घोषणा के बाद ही पुर्तगाली पूर्वी समुद्री क्षेत्र में एक छत्र बादशाह बन गए, और इसीलिए पुर्तगाली को क्या कहा गया? एस्तादो द इंडिया के नाम से उनको जाना गया। तो देखिए जो भारत में पोर्तुगीज एडमिनिस्ट्रेशन है, पुर्तगाली साम्राज्य का जो शासन है उसको देखते हैं। गोवा के आसपास लगभग 60 मील तक, 60 माइल्स तक जो तट पर कब्जा उन्होंने कर लिया था। किन्होंने? पोर्तुगीज ने, पुर्तगालियों ने। और पश्चिमी तट पर मुंबई से लेकर दमन और दीव तक, गुजरात के दृष्टिकोण तक उन्होंने 4 महत्वपूर्ण बंदरगाह जो पोर्ट थे, सी पोर्ट, उनको कब्जा कर लिया, और सैकड़ों कस्बों और गांव के साथ जो बाकी बहुत सारे रोड्स थे उन पर भी कंट्रोल कर लिया। साउथ में अगर देखें, दक्षिण में, उनके पास बंदरगाह, किले भी थे, काफी पोर्ट वाला जो फोर्टिफाइड पोर्ट था, उनकी एक सीरीज थी उनके पास। और मैंगलोर में, कन्नानौर में, कोचीन में और कालीकट में जो व्यापारिक स्थान थे वो भी उनके कब्जे में थे। मालाबार में उनकी जो शक्ति थी वो इतनी थी कि वहां के रूलर पे, जो लोकल रूलर थे, उन पर प्रभाव या नियंत्रण सुनिश्चित करने के लिए पर्याप्त थी। और मालाबार की विशेषता ये थी कि उनके पास मसाला उगाने के लिए जो जमीन होनी चाहिए, स्पाइस के उगाने के लिए कल्टीवेशन की जमीन होनी थी, वो काफी ज्यादा थी। तो मालाबार पे भी उनका प्रभुत्व हो गया।
अब पुर्तगालियों ने सैन थोम जो चेन्नई में है और नागपट्टिनम जो तमिलनाडु में है, ठीक है, पूर्वी तट पर सैन्य चौकियां और बस्तियां जो सेटलमेंट्स हैं और मिलिट्री स्टैब्लिशमेंट्स हैं वो वहां पर उन्होंने स्थापित कर लिए, स्टैब्लिश कर लिए पुर्तगालियों ने। 16वीं शताब्दी के अंत में पश्चिम बंगाल में हुगली में एक समृद्ध बस्ती जो अच्छी सेटलमेंट वहां पर विकसित हुई। 1570 ईस्वी में गोवा और दक्कन के सुल्तानों के बीच संधियों पर हस्ताक्षर भी किए गए थे। विजयनगर और दक्कन के सुल्तानों के बीच, दक्कनियों और मुगलों के बीच और मुगलों और मराठों के बीच शक्ति संतुलन के लिए लगातार होने वाली लड़ाइयों में पुर्तगालियों की भूमिका हमेशा रही। प्रशासन का प्रमुख वायसराय था जिसने अपने सचिव यानी सेक्रेटरी और बाद के वर्षों में एक काउंसिल के साथ 3 साल तक सर्विस की। अफ्रीका से चीन तक के किले जो है कैप्टन्स के अधीन थे। अब देखिए पुर्तगालियों की धार्मिक नीति, रिलीजियस पॉलिसी ऑफ द पोर्तुगीज के बारे में देखते हैं। देखिए रिलीजियस पॉलिसी जो पोर्तुगीज की है ना वो थोड़ी कड़ी थी, काफी असहिष्णु मानी जाती है, ठीक है, क्योंकि जो मूर थे मुस्लिम पीपल ऑफ अफ्रीकन डिसेंट वो उत्तरी अफ्रीका में पुर्तगालियों के घोर शत्रु थे और अरब भी थे। पूर्व में पहुंचकर पुर्तगाली अपने साथ ईसाई धर्म को बढ़ावा देने के लिए समान उत्साह लेकर आए थे और सभी मुसलमानों को सताने की इच्छा लेकर भी आ गए थे। अब मुसलमानों के प्रति असहिष्णु और पुर्तगाली शुरू में हिंदुओं के प्रति काफी सहिष्णु थे, लेकिन बाद में बाद के एजेज में यह भी देखा गया कि हिंदुओं को भी उन्होंने सताना शुरू कर दिया था। सितंबर 1579 में अकबर ने गोवा में अधिकारियों को एक लेटर लिखा और कहा कि हमें 2 विद्वान पृष्ठ भेजो, पुजारी भेजो। तो जेसुइट फादर्स कौन कौन थे? रोडाल्फो एक्वाविवा और एंटोनियो मॉन्सेरेट, ये दोनों जो है सम्राट अकबर के यहाँ ईसाई धर्म में उनको परिवर्तित करने के उद्देश्य से उनको भेजा गया। और 28 फरवरी 1580 को जब वे फतेहपुर सीकरी पहुंचे तो उनका भव्य स्वागत हुआ। उम्मीदों पर पानी फेरते हुए, क्योंकि अकबर ने ईसाई धर्म स्वीकार किया नहीं, तो उम्मीदों पर पानी फेरते हुए एक्वाविवा और मॉन्सेरेट 1583 में वापस चले गए। 1590 में यानी 1590 में अकबर द्वारा एक दूसरा मिशन भी बुलाया गया। तो इस तरह से वो मिशन भी जो है ईसाई मिशन 2 साल अकबर के दरबार में रहा, लेकिन फिर भी अकबर को वो ईसाई धर्म में परिवर्तित नहीं कर पाई। अब तीसरा मिशन फिर से हुआ, लेकिन इस तीसरे मिशन में पुर्तगालियों को एक फायदा यह मिला कि 1595 ईस्वी में जब तीसरा ईसाई मिशन अकबर के द्वारा बुलाया गया और अकबर के दरबार में गया भी ये मिशन, तो लाहौर में जाने के बाद उन्होंने स्थायी संस्था के रूप में वो वहीं बने रहे और फादर जेरोम जेवियर और इमैनुअल पिनेरो मिशन के लीडर थे, नेता थे। अब देखिए राजकुमार सलीम, जिनको जहांगीर के रूप में भी जाना जाता है, अकबर के बाद सिंहासन पर वही चढ़े। तो जेसुइट पिताओं की यानी जेसुइट फादर्स जो थे उनकी उपेक्षा करके मुसलमानों को आत्मसात करने की कोशिश की। धीरे धीरे कॉलेजियम और पुजारियों के निवास के साथ साथ लाहौर में विशाल चर्च को बनाए रखने की अनुमति बाद में जहांगीर ने दे दी। तो 1608 ईस्वी में आगरा में कई बैप्टिज्म चर्च देखेंगे आप, बैप्टिस्ट चर्च, ठीक है, और पुजारी जो है सार्वजनिक रूप से पुर्तगाल की तरह ही स्वतंत्र होकर काम कर पा रहे थे। तो ये देखेंगे आप जहांगीर के शासनकाल में। अब पुर्तगालियों की मुगलों से मिलने वाले जो फायदे थे, ठीक है, वो हमेशा खत्म हो गए। ये हम लोग देखेंगे हाउ पोर्तुगीज लॉस्ट फेवर विद द मुगल्स। देखिए 1608 में 1608 ईस्वी में ब्रिटिश कैप्टन जो विलियम हॉकिंस थे वो अपने जहाज हेक्टर को, उनका जहाज था, नाम था हेक्टर, उसके साथ इंग्लैंड के जो राजा जेम्स वन थे, जेम्स प्रथम, उनका एक लेटर लेकर के सूरत होकर जहांगीर के मुगल दरबार में ब्रिटिश कैप्टन विलियम हॉकिंस पहुंचे। इस लेटर में लिखा था कि भारत में व्यापार करने की हमें अनुमति का रिक्वेस्ट है, ठीक है। तो इस रिक्वेस्ट लेटर को जैसे ही देखा किन्होंने, पुर्तगाली फादर पिनेरो और पुर्तगाली ऑफिसर्स ने, उन्होंने कहा कि भाई ये तो हॉकिंस को कैसे भी हमें रोकना पड़ेगा मुगल दरबार में पहुंचने से, लेकिन वे इसमें सफल नहीं हो पाए। तो जहांगीर ने विलियम हॉकिंस का 1609 ईस्वी में बहुत स्वागत किया और हॉकिंस जो है उसको टर्की लैंग्वेज आती थी, तुर्की भाषा, और तुर्क भाषा में जो सम्राट के साथ जब उसने बातचीत करी, ठीक है, सम्राट बड़े प्रसन्न हो गए। जहांगीर ने इसने क्या किया, 30,000 रुपए के सैलरी पर और 400 के मनसबदार के रूप में विलियम हॉकिंस को अपॉइंट भी कर लिया। अब विलियम हॉकिंस ने क्या किया, शादी कर ली, किससे? मुबारक शाह नामक आर्मेनियाई ईसाई की बेटी से शादी कर ली। अब अंग्रेजों को व्यापारिक सुविधाएं देने से पुर्तगालियों को बहुत गुस्सा आ गया। पुर्तगालियों ने क्या किया, अंग्रेजी जहाजों को सूरत के बंदरगाह में प्रवेश करने से रोक दिया
और बाद में हॉकिंस ने 1611 ईस्वी में मुगल दरबार छोड़ दिया और चले गए। तब जब हॉकिंस चले गए तो नवंबर 1612 ईस्वी में, नवंबर 1612 में जो कैप्टन बेस्ट थे, कैप्टन बेस्ट नाम था, वो अपने साथ एक अंग्रेजी जहाज था, नाम था ड्रैगन, और उसके साथ साथ एक छोटा जहाज भी था असियंडर, उसके साथ वो इंडिया में आए वापस और पुर्तगाली बेड़े का सफलतापूर्वक मुकाबला किया और इससे वो सफल हुए। जहांगीर ने जब ये देखा कि अरे वाह, अंग्रेजी सफलता मिली अंग्रेजों को, किसके विरुद्ध? पुर्तगालियों के विरुद्ध, जिनकी नेवी ऑलरेडी इतनी स्ट्रांग है, उनके अगेंस्ट में कैसे इन्होंने लड़ाई कर ली, इससे वो बड़ा प्रभावित हो गया। 1613 ईस्वी में पुर्तगालियों ने मुगल जहाजों पर कब्जा करके कई मुसलमानों को कैद कर लिया और माल भी लूट लिया और जहांगीर इससे बहुत नाराज हो गया। जहांगीर ने कहा कि ठीक है, मुकर्रब खान जो सूरत का प्रभारी था उसको कहा कि ठीक है, जाओ और पुर्तगालियों से इसके लिए मुआवजा लो तुम, क्योंकि उन्होंने माल को लूट कर हमें बहुत नुकसान पहुंचाया, तो आप मुआवजा लो। शाहजहां के शासनकाल के दौरान मुगल दरबार में जो पुर्तगालियों को मिलने वाले फायदे थे हमेशा के लिए खत्म हो गए। ठीक है, अब देखिए कैप्चर ऑफ हुगली यानी हुगली पर कब्जा, इसके बारे में देखते हैं। 1579 के आसपास एक शाही फरमान के आधार पर पुर्तगाली सदगांव से थोड़ी दूरी पर ही अपनी व्यापारिक गतिविधियों को अंजाम देने के लिए हुगली नदी के तट पर बस गए थे। हुगली जो है वो बंगाल में है। अब देखिए, नमक के निर्माण पर एकाधिकार भी कर लिया उन्होंने, खुद का कस्टम हाउस बनाया और टोबैको पर कस्टम ड्यूटी को सख्ती से लागू करने के बारे में उन्होंने सोच लिया। किन्होंने? पुर्तगालियों ने। अब देखो, आप हिंदू और मुस्लिम बच्चों को खरीद कर या जब्त करके क्रूर दास व्यापार यानी कि स्लेव ट्रेड भी उन्होंने शुरू किया था। और इसी क्रम में मुमताज महल जो थी, ठीक है, शाहजहां की वाइफ, उनकी 2 दासियों को यानी 2 स्लेव्स को उसने पकड़ लिया था। किसने? पुर्तगाली ने। और 24 जून 1632 ईस्वी में हुगली की मुगल घेराबंदी चारों तरफ इसी के जवाबी कार्रवाई में शुरू हो गई। शाहजहां ने कहा बंगाल के गवर्नर कासिम खान को कि पुर्तगालियों के खिलाफ कार्रवाई करो। आखिरकार पुर्तगालियों को वहां से भागना पड़ गया। मुगलों को 1000 आदमियों का नुकसान उठाना पड़ा और 400 पुर्तगाली कैदी भी वो अपने साथ ले गए। कौन? मुगल। कहां? आगरा में। और उनको जबरदस्ती इस्लाम कबूल करने के लिए कहा या फिर गुलाम बनने का विकल्प दिया गया। ईसाइयों का जो उत्पीड़न था कुछ समय तक जारी रहा और बाद में धीरे धीरे कम हो गया। अब देखिए पुर्तगालियों के पतन के बारे में देखते हैं, डिक्लाइन ऑफ द पोर्तुगीज। देखिए पुर्तगालियों का जो भारत में पतन हुआ ना, वो कई कारणों से हुआ। कुछ कारण हम लोग देख लेते हैं, ठीक है, जल्दी जल्दी। अब देखिए हुगली का जो उपयोग है कुछ पुर्तगालियों द्वारा समुद्री डकैती के लिए किया गया। अब देखिए डकैती करके आप रह तो नहीं सकते ज्यादा समय तक। भारत में पुर्तगालियों द्वारा जो प्राप्त स्थानीय लाभ था वो मिस्र, फारस और उत्तर भारत में शक्तिशाली राजवंशों के उदय और उनके तत्काल पड़ोसियों के रूप में अशांत मराठों के उदय के साथ कम हो गए थे। अब देखिए जो छोटे छोटे राजवंश थे ना, वो भारत में काफी ज्यादा शक्तिशाली हो गए थे उस वक्त। अब देखिए मराठों ने 1739 ईस्वी में पुर्तगालियों से सालसेट और बसीन पर कब्जा भी कर लिया था। पुर्तगालियों की धार्मिक नीतियां जो है वो काफी कड़ी थी। जैसे जेसुइट्स की गतिविधियों ने राजनीतिक भय को जन्म दिया। मुसलमानों के लिए उनके विरोध के अलावा ईसाई धर्म में धर्मांतरण की जो मतलब रिलीजियस कन्वर्सन है, रिलीजन का कन्वर्सन, उसकी पोर्तुगीज पॉलिसी से हिंदू भी नाराज हो गए। उनके बेईमान व्यापार व्यवहारों की भी कड़ी प्रतिक्रिया हुई भारत में। जो पुर्तगालियों ने समुद्री डाकुओं के रूप में ख्याति अर्जित कर ली थी और उनको अहंकार भी हो गया था, हिंसा भी उन्होंने काफी की। तो इससे क्या, वो जो छोटे राज्यों के शासक थे ना, वो लोग पुर्तगालियों के काफी दुश्मनी हो गई उनके साथ में पुर्तगालियों की। अब क्या है, पुर्तगाल के पश्चिम में ब्राजील की जो खोज हुई और उसका जो उपनिवेशीकरण हुआ तो फिर पुर्तगालियों ने देखा कि अब हम लोग भारत के बजाय ब्राजील पर ज्यादा ध्यान दें। और 1580-81 में जो स्पेन और पुर्तगाल के जो 2 साम्राज्यों का मिलन हुआ, तो जो छोटे राज्य थे वो भी इंग्लैंड और हॉलैंड के साथ स्पेन को युद्ध में घसीट लिया उन्होंने। और स्पेन को युद्ध में घसीटते ही स्पेन की मदद तो करनी ही थी पुर्तगाल को, क्योंकि वो दोनों साम्राज्य एक साथ मिल गए थे। तो फिर इस तरह से पुर्तगाल वहां बिजी हो गया लड़ाई में, ठीक है, इंग्लैंड और हॉलैंड के साथ। जल्द ही डच और अंग्रेज भी आ गए, क्योंकि उनको भी पता चल गया कि अच्छा, इंडिया करके एक जगह भी है, वहां पे बहुत ही अच्छा ट्रेड चलता है। तो जो उनके पास भी स्ट्रांग नेवी हो गई और इस तरह से भयंकर कॉम्पिटिटिवनेस इंडिया में शुरू हो गई। तो फिर डच और अंग्रेजों के पास विदेशों में विस्तार करने के लिए ज्यादा पैसे भी थे, रिसोर्सेज भी थे और मजबूरियां भी थी कुछ। तो विजयनगर साम्राज्य के पतन के बाद पुर्तगालियों के पास रहने वाले गोवा ने एक बंदरगाह के रूप में अपना जो महत्व था वो खो दिया था। मतलब पहले की तरह नहीं रहा था कि ये किसके कब्जे में है, गोवा किसके कब्जे में, ये उतना मायने उस वक्त नहीं रहने लग गया था।
मसाला व्यापार डचों के नियंत्रण में आ गया था और गोवा की जगह पुर्तगाल के विदेशी साम्राज्य के आर्थिक केंद्र के रूप में ब्राजील बन गया। तो इस तरह से पुर्तगाल जो है वो गोवा की जगह ब्राजील की तरफ ध्यान देने लग गए और जो स्पाइस का जो ट्रेड था ना वो पुर्तगालियों की जगह डचों के नियंत्रण में ये आ गया। 1683 ईस्वी में 1683 में 2 बार नेवी का अटैक हुआ और मराठों ने क्या किया, गोवा पर आक्रमण किया। अब देखिए पुर्तगालियों का महत्व क्या है। देखिए सिग्निफिकेंस ऑफ पोर्तुगीज एडमिनिस्ट्रेशन इन इंडिया को हम लोग देखेंगे, 3-4 मेन पॉइंट। उन्होंने काफी कुछ दिया भी है जैसे, या फिर कुछ इंपॉर्टेंट चीजें भी हैं वो देखते हैं। पुर्तगालियों के आने से न केवल यूरोपीय युग की शुरुआत हुई बल्कि नेवी का जो पावर है, नेवल पावर, उसका भी लोगों को पता चला। हाँ, नेवी जैसी भी कुछ चीज होती है, नेवी को बहुत स्ट्रांग रखना जरूरी है। ऐसा नहीं है कि इंडिया में इससे पहले कोई नौसैनिक शक्ति नहीं थी। चोल जो है वो नौसैनिक शक्ति थे, लेकिन पहली बार था कि कोई विदेशी शक्ति समुद्र के रास्ते भारत में आ गई थी। अब देखिए पुर्तगाली जहाज जो थे ना, पोर्तुगीज शिप्स, उसके सामने तोप लगा के आप चलते थे, तो तोप लगाकर चलेंगे तो डरेंगे ही बाकी लोग, यानी धमकी देते थे वो। और बल यानी फोर्स का यूज करके कैसे भी व्यापार पर एकाधिकार हासिल करने के लिए पहला कदम उन्होंने उठा लिया कि जो है जहाजों के सामने तोप लगाना शुरू कर दिया। अब क्या है, पुर्तगालियों ने भारतीयों और हिंद महासागर व्यापार प्रणाली पर निर्णायक लाभ प्राप्त करने के इरादे से काम किया, यानी कैसे भी हमें ट्रेड जो है ठीक है वो अच्छा करना है। अब 16वीं शताब्दी के मालाबार में पुर्तगालियों ने जहाजों से उतरी बॉडी आर्मर और माचिस की तीलियों और बंदूकों के उपयोग में मिलिट्री इनोवेशन दिखाया। जो सैन्य नवाचार है, मिलिट्री इनोवेशन, वो उनके टाइम में ज्यादा हमें देखने को मिले पुर्तगालियों के समय। अब महत्वपूर्ण सैन्य योगदान क्या है, देखिए स्पेनिश मॉडल पर आधारित उनका पैदल सेना का एक ड्रिलिंग ग्रुप था। उसका सिस्टम जो है उन्होंने शुरू किया कि कब, 1630 के दशक में। क्यों? क्योंकि डच दबाव के काउंटर के रूप में उन्होंने ये ड्रिलिंग समूह जो पैदल सेना का था पुर्तगालियों ने शुरू किया। इस प्रथा को, इसी सिस्टम को फ्रांसीसी और यानी फ्रेंच और इंग्लिश ब्रिटिश लोगों ने अपनाया कि जो है ड्रिलिंग ग्रुप जो है बड़ा अच्छा है पैदल सेना का, तो इसलिए उन्होंने उसको अडॉप्ट किया। और बाद में मराठों और सिख ने भी इनको अपनाया और सिपाहियों की ऐसी सेना भारत में साम्राज्य के नए उपकरण बन गए और अभी भी देखने को आपको मिलेंगे ड्रिलिंग ग्रुप। पुर्तगाली ने बहुडेक वाले जहाजों का निर्माण किया और जो बहुडेक वाले जहाज थे तो बहुत भारी भारी थे, उसमें काफी ज्यादा सामान लोड हो सकते थे। शाही शस्त्रागार था, आर्मरी था, ठीक है। और इसके निर्माण में पुर्तगाली कौशल और पायलटों की एक रेगुलेटेड सिस्टम का रखरखाव होने लगा। और जो निजी व्यापारी नौवहन है उसके खिलाफ कैसे स्टेट फोर्स आएंगे, ठीक है, उनको उन्होंने यूज करना शुरू किया और मानचित्रण भी उन्होंने करना शुरू किया। जो मिशनरी और चर्च थे भारत में चित्रकार, कारवर और मूर्तिकार की कला के शिक्षक और संरक्षक भी थे। संगीत के रूप में वे न केवल पुर्तगाली बल्कि भारत के लिए यूरोपीय कला के व्याख्याकार भी थे। और चांदी और सुनार की कला जो है वो गोवा में काफी फली फूली थी इस दौरान। चर्चों के आंतरिक भाग में बहुत सारी लकड़ी की जो नक्काशी है और मूर्ति कला है, ठीक है, जो आपको कभी कभी छतों में भी जो रूप में चित्रण दिखेगा आपको, ठीक है, वो सब उनके समय में शुरू हुई। अब देखिए जरा ब्रीफ डिस्क्रिप्शन है, टाइम लाइन है, क्रोनोलॉजी किसकी, पोर्तुगीज के राइज एंड फॉल की इंडिया में, ठीक है, ईयर वाइज उसको देख लीजिएगा। अब क्या डच के बारे में देखते हैं। देखिए वाणिज्यिक उद्यम से, ठीक है, डच जो है ना काफी ज्यादा प्रेरित थे, ठीक है। उन्होंने कहा कि ठीक है हम लोग क्या करेंगे, पूर्व की ओर यात्राएं करेंगे वाणिज्यिक उद्यम के लिए। 1596 ईस्वी में कॉर्नेलिस डी हाउटमैन ने सुमात्रा और बेंटम पहुंचने का प्रयास किया और वो पहुंच भी गए, ठीक है। तो पहले वो डचमैन थे, फर्स्ट डचमैन कॉर्नेलिस डी हाउटमैन थे जो सुमात्रा और बेंटम पहुंचे 1596 में। 1602 में नीदरलैंड के स्टेट्स जनरल ने कई व्यापारिक कंपनियों को नीदरलैंड की ईस्ट इंडिया कंपनी में मिला दिया। इस कंपनी को युद्ध करने, संधियों को समाप्त करने, क्षेत्र पर कब्जा करने और किले बनाने का भी अधिकार दे दिया गया। डच बस्तियां, डच सेटलमेंट, डचों ने 1605 ईस्वी में मसूलीपट्टनम जो आंध्रा में है वहां अपना पहला कारखाना स्थापित कर लिया था डचों ने। और उन्होंने पुर्तगालियों से मद्रास, चेन्नई है आज का, उसके पास नागपट्टम पर कब्जा कर लिया और इसे साउथ में यानी दक्षिण भारत में अपना मुख्य गढ़ बना लिया, नागपट्टम को। डचों ने गुजरात, यूपी, बंगाल और बिहार में कोरोमंडल तट पर कारखाने भी स्थापित कर लिए थे, ठीक है। अब क्या भारत में उनके बिहार में और कोरोमंडल तटों पर भी कारखाने स्थापित कर लिए थे, ठीक है। भारत में अनेक मुख्य कारखाने भी थे उनके। मद्रास के उत्तर में पुलिकट, सूरत, बिमलीपट्टम, कराईकल, चिंसूरा, बारानगर, कासिम बाजार जो मुर्शिदा के पास है, बालासोर, पटना, नागापट्टम और कोचिन, यहां पर उनके व्यापारिक कारखाने हो गए। यमुना घाटी से यानी जमुना वैली है
और वहां से और मध्य भारत से, दोनों से ये क्या लेकर जाते थे, इंडिगो, नील, और बंगाल, गुजरात और कोरोमंडल से वो टेक्सटाइल यानी वस्त्र और सिल्क, रेशम लेकर जाते थे। बिहार से शोरा लेकर जाते थे और गंगा घाटी से अफीम, ओपियम और राइस लेकर जाते थे। अब देखिए एंग्लो और डच की जो राइवलरी है, यानी ब्रिटिश अंग्रेज की और डच की जो प्रतिद्वंदिता है, वो जल्द ही जो है ना व्यापारिक प्रतिद्वंदिता थी, वो खूनी युद्ध में शुरू हो गई। कैसे? जो अम्बोइना है, अभी के इंडोनेशिया में पड़ता है, वहां डचों ने 1623 ईस्वी में 10 अंग्रेज और 9 जापानी लोगों की हत्या कर दी। इससे क्या हुआ, यूरोपीय कंपनियों के बीच ज्यादा प्रतिद्वंदिता बढ़ गई और लंबे समय तक युद्ध चला और बाद में जाकर 1667 में दोनों में समझौता हुआ डचों और अंग्रेजों के बीच, जिसके द्वारा ब्रिटिश इंडोनेशिया पर अपने सभी दावों को वापस लेने पर सहमत हो गए और डच जो है उन्होंने कह दिया ठीक है, इंडोनेशिया में अपने अधिक लाभदायक व्यापार पर ध्यान केंद्रित करो। ठीक है, तो इस तरह से डच जो है वो इंडोनेशिया में, ठीक है, वहां पर वो लोग एक्टिव हो गए और इंडिया में उन्होंने कम कर दिया, ये सब कुछ छोड़ दिया। काली मिर्च और मसालों के व्यापार पर एकाधिकार कर लिया और डचों द्वारा व्यापार की जाने वाली सबसे महत्वपूर्ण भारतीय वस्तुएं जो थी वो थी सिल्क, कॉटन, इंडिगो, राइस और ओपियम, यानी रेशम, कपास, नील, चावल और अफीम। ये डच जो है काफी ज्यादा इसका ट्रेड करते थे इंडिया से। भारत में डचों के पतन के बारे में देख लेते हैं, डिक्लाइन ऑफ द डच इन इंडिया। देखिए जो मलय द्वीप समूह है ना, मलय आइलैंड ग्रुप, वहां जो है व्यापार में डच काफी अट्रैक्ट हुए। तो तीसरा एंग्लो डच युद्ध जो 1672 से 74 में हुआ, उसमें सूरत और बंबई की जो नई अंग्रेजी बस्ती थी उनके बीच का जो कम्युनिकेशन है काट दिया था। किसने? डचों ने, जिसके कारण 3 अंग्रेजी जहाजों को डच सेना द्वारा बंगाल की खाड़ी में कब्जा कर लिया गया। हुगली की लड़ाई नवंबर 1759 में हुई। अंग्रेजों द्वारा प्रतिशोध के परिणाम स्वरूप डचों की हार हो गई इसमें। अब देखिए उनका जो मुख्य व्यावसायिक हित था ना, वो ये था कि इंडोनेशिया के पास जो स्पाइस द्वीप है वहां पर हम लोग अच्छा व्यापार करने लगे और वहीं पर उन्होंने ज्यादा व्यापार किया, वहीं उन्होंने ज्यादा रेवेन्यू प्रॉफिट जनरेट किया। तो उस तरह से भारत में वो लोग नहीं रहने लग गए। कौन? डच।